बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश की अधिकतर खेती बारिश के पानी पर निर्भर है। सिंचाई के पर्याप्त साधन न उपलब्ध होने के कारण उपज पर इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली इस समस्या का एक बेहतर समाधान है। दलहन का कटोरा कहे जाने वाले हमीरपुर जिले में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ने खेती को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। आइए इसी पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। सूखा एक तरह से यहाँ की नियति बन गया है। पानी की कमी के कारण पैदावार कम होती है और किसान परेशान रहते हैं। जाहिर है, हमीरपुर जिले में भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। यहाँ लगातार बारिश में कमी दर्ज की जा रही है। पूरे जिले की सिर्फ 27.7% भूमि ही सिंचित है। बाकी 72.3% जमीन बारिश के पानी पर निर्भर है। कम पानी की वजह से दलहनी फसल अच्छी नहीं होती और वो मुरझा जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सिंचाई के दूसरे तरीके अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। ऐसे तरीके जो कम पानी में ज्यादा जमीन की सिंचाई कर सके। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा और ड्रिप यानी टपक सिंचाई प्रणाली ऐसे ही इलाकों के लिए बनी है। हमीरपुर के कुरारा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों के बीच इन सिंचाई प्रणालियों का प्रचार प्रसार किया और जगह जगह उनका प्रदर्शन किया। मकसद था सिंचाई जल की उपयोग दक्षता को बढ़ाना। ऐसा करने से दलहन में कम उत्पादन की समस्या से बचा जा सकता था। वैज्ञानिकों की टीम ने हालात का विश्लेषण किया और पाया कि दलहन उगाने वाले किसान अक्सर प्रवाहित सिंचाई करते हैं, जबकि इस फसल को हल्की सिंचाई की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टीम ने दलहन उत्पादन में हल्की और समान सिंचाई करने वाली फव्वारा प्रणाली को बेहतर पाया। सिंचाई की इस प्रणाली ने कमाल कर दिया और पैदावार 17.31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही। ये आम सिंचाई के दौरान हुए उत्पादन से करीब 34% ज्यादा थी। इतना ही नहीं, लागत में भी 11% की अच्छी खासी कमी रही। उत्पादन बढ़ा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ गई। प्रवाहित सिंचाई से एक तो पानी ज्यादा खर्च होता है और सभी पौधों की समान रूप से सिंचाई नहीं हो पाती, जबकि फव्वारा सिंचाई प्रणाली पानी की बचत करती है और सभी पौधों तक समान रूप से पानी पहुंचाती है। हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि स्प्रिंकलर पद्धति से 40 से 45% तक पानी की बचत हुई। अच्छे परिणाम मिले तो वैज्ञानिकों का भी हौसला बढ़ा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग ने बुंदेलखंड के सभी जिलों में इस प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो अभी आपने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान में। इसी के साथ कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, यानी कि कृषि स्टार्टअप की, जिसमें आइए बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक सफल किसान की। ग्रामीण इलाकों में किसी महिला का घर से बाहर निकलना, अपने दम पर कुछ कर दिखाना कभी भी आसान नहीं रहा। 20 साल पहले भी ये सोच और भी प्रबल थी। घर की दहलीज के बाहर अपने बलबूते पर कुछ करने का जज्बा मजाक की वजह और तानाकशी का कारण बन जाता था। राजकुमारी देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बार कामयाबी ने कदम चूमने शुरू किए तो लोगों का रवैया भी बदल गया। ताना देने वाले उनकी तारीफें करने लगे और मजाक उड़ाने वाले उनका गुणगान। आज से 2 दशक पहले की बात है। राजकुमारी देवी के ससुर ने बेटों का बंटवारा कर दिया और यूं उनके पति अवधेश चौधरी के हिस्से में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आया। इतनी कम जमीन पर घर का खर्च चलाना मुश्किल था। वैसे भी उनके गांव आनंदपुर में तंबाकू उगाने का रिवाज था। अधिकतर एक ही फसल पर निर्भर होने की वजह से किसानों को ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी मजबूरी ने राजकुमारी देवी को घर की दहलीज लांघकर खेतीबाड़ी का काम अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया और इसी तरह राजकुमारी का मिट्टी के साथ संघर्ष शुरू हुआ। वो साइकिल से सफर करती, खेती के नए गुर सीखती और फिर उन्हें अपने खेतों पर आजमाती। संघर्ष बड़ा था, लेकिन इस महिला के हौसले उससे भी ज्यादा बुलंद थे। तानों और फब्तियों से बचने के लिए शुरुआत में राजकुमारी देवी ने सूरज उगने से पहले, शाम में सूरज डूबने के बाद अपने खेतों में जाना शुरू किया। वो जानती थी कि उनकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और उनके परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने पहला काम ये किया कि तंबाकू की प्रचलित फसल को छोड़कर केला, आम, पपीता, लीची, नींबू और ओल की खेती शुरू की। राजकुमारी देवी की मेहनत रंग लाने लगी। इस रंग को पति अवधेश चौधरी ने महसूस कर लिया। अब वो पत्नी का सहयोग करने लगे। इससे खेती में 4 चांद लग गए। लीची की पहली ही खेप में बम्पर पैदावार हुई। मुनाफा भी आश्चर्यजनक रूप से दोगुना हो गया। शुरुआती सफलता के बाद राजकुमारी देवी ने प्रयोग का दूसरा दौर शुरू किया। उन्होंने अपने ही खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर गोभी, टमाटर, धान और सोयाबीन की फसल उगाई। इस बार नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। कामयाबी समाज की सोच को बदल देती है।
अब गांव के लोग राजकुमारी को गंभीरता से लेने लगे, बल्कि उनका समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। राजकुमारी देवी का मकसद सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाना नहीं था, वह जमाने को साथ लेकर चलना चाहती थी। उन्होंने गांव के लोगों को तंबाकू की जगह फलों और सब्जियों की खेती करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनका ज्यादा जोर जैविक खेती पर था। हालांकि जैविक खेती की प्रेरणा भी कोई आसान काम नहीं था। राजकुमारी देवी खुद खेती बाड़ी के नए गुण सीखने के लिए दिल्ली में पूषा कृषि अनुसंधान केंद्र आने जाने लगी। कृषि मेलों में अपने उत्पाद लेकर पहुंचने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में भी रहने लगी। सरकारी संस्थाओं से जुड़कर राजकुमारी देवी को इस बात का एहसास होने लगा कि खेत से आगे भी खेती की बहुत बड़ी दुनिया है। इस तरह उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण में भी हाथ आजमाना शुरू किया और अचार, जैम, चिप्स वगैरह बनाकर लाखों की कमाई करने लगी। साइकिल चलाने की वजह से पहले किसान चाची के नाम से मशहूर हुई, लेकिन बाद में उनकी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में हुई तो किसान चाची कहलाने लगी। किसान चाची गांव की महिलाओं को भी खेती से जोड़ने की मुहिम में जुट गईं। कुछ दिनों में दर्जनों गांव की महिलाओं ने राजकुमारी देवी की तकनीक को अपना लिया। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की मुहिम चलाई। देखते ही देखते अकेले सरैया ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 35 हो गई। राजकुमारी देवी पहली एक ऐसी महिला किसान हैं जिन्हें किसान श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। छोटे से खेत से शुरू हुआ राजकुमारी देवी का सफर आज कई मंजिलें तय कर चुका है। मन में अगर लगन हो, कुछ करने का जज्बा हो, तो संसाधनों की कमी और समाज का विरोध कोई मायने नहीं रखता। और अब देखते हैं कृषि कैलेंडर, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि अक्टूबर माह में मुख्यतः उगाई जाने वाली फसलों के बारे में आज के कृषि कैलेंडर में। चना, मटर और मसूर की बुआई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े से नवंबर के प्रथम पखवाड़े के मध्य तक समाप्त कर लेनी चाहिए। बुआई के लिए उन्नतशील किस्मों का चुनाव करें और बीज को राइजोबियम एवं पीएसबी के टीकों से अवश्य उपचारित करें। चने की छोटे एवं मध्य आकार के दानों वाली किस्मों के लिए 60 से 80 किलोग्राम तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई 30 से 35 सेंटीमीटर दूर कतारों में करनी चाहिए। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर,
जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। जे सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। जानते हैं कि आज आपके लिए फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में क्या खास कृषि से संबंधित जानकारी है। कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहेगा। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे। खेती किसानी में लागत कम करने के साथ ही उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाए बिना इस लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। अभी कोरोना संकट के विपरीत दौर में भी कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक योगदान दिया है। वर्ष 2009-10 में जहां देश में कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपए होता था, अब ये 1,34,000 करोड़ रुपए है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। देश में 86% छोटे किसान हैं, जिनके पास गांव तक निजी निवेश पहुंचने से ही नई कृषि क्रांति का सूत्रपात होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 6,850 करोड़ रुपए के बजट से 10,000 नए एफपीओ बनाने की स्कीम शुरू की है। कृषि क्षेत्र की गैप्स भरने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की शुरुआत की है। पैकेज का ये पैसा गांव-गांव पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे कृषि विभिन्न आयामों से जुड़ेगी। कृषि सुधार के नए कानून बनने व बदलाव से आने वाले कल में किसान मार्गदर्शन करने वाला होगा। मध्य प्रदेश में खेती काफी अग्रणी स्थिति में है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इस विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से बेहतर योगदान दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पिछले दिनों आई। कृषि के पूर्व छात्रों का सूचना तंत्र, एल्यूमिनी नेट तथा ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सिस्टम का प्रारंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इमेज एनालिसिस आदि का उपयोग अब कृषि में भी होगा, जिसका लाभ हम सबको मिलेगा। उच्च तकनीकों को सरल करते हुए इन्हें किसानों की उपज के बाजारीकरण व आय बढ़ाने में उपयोगी बनाकर प्रचारित किया जाएगा तथा अनुसंधान से खेती में आने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के श्री शैलेंद्र कौरव और नरसिंहपुर के श्री राव गुलाब सिंह लोधी को कृषक फेलो सम्मान और बैतूल की श्रीमती लक्ष्मी बरते, बालाघाट की श्रीमती कौशल मरकार और पन्ना की श्रीमती कोमल बाई को उत्कृष्ट आदिवासी कृषक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कृषि से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने किया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। इस पार्क में 25 से 30 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा। ये पार्क 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगा और 25,000 से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करेगा। इससे फल, सब्जियों व अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। पार्क में खाद्य प्रसंस्करण की आधुनिक अवसंरचना से केरल व आसपास के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। उत्पादकों, प्रोसेसर व उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। देश में 20 मेगा फूड पार्क केंद्र के सहयोग से खुल चुके हैं। 17 अन्य प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिए गए हैं, जिनमें केरल के अलेप्पी जिले में भी एक पार्क का अनुमोदन किया गया है। इस मेगा फूड पार्क से पलक्कड़ जिले के साथ साथ मलप्पुरम जिले के आसपास और केरल के त्रिशूर व तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के लोगों को भी फायदा होगा। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसानों को कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं मेघदूत ऐप के बारे में। मेघदूत भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए एक सरल और आसान माध्यम से किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। IITM पुणे और IMD दिल्ली के सहयोग से हैदराबाद में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में डिजिटल कृषि अनुसंधान विषय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया था। ये ऐप मूल रूप से हर मंगलवार और शुक्रवार को कृषि मेटफील्ड्स यूनिट द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक जिला और फसलवार सलाह को किसानों की पूर्वानुमान और ऐतिहासिक मौसम की जानकारी के साथ एकत्र करता है। किसान साथियों, खेती किसानी के दौरान आपके सामने कई बार कुछ समस्याएं आ जाती है, आपके मन में कुछ सवाल आते हैं जिनके जवाब कृषि विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। तो हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए हमारे आज के कृषि विशेषज्ञ, जिनके पास है आपके समस्याओं का समाधान। देश में पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान के द्वारा जैव संवर्धित किस्मों के विकास के ऊपर कार्य हो रहा है। मैं पूषा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी विधाएं हैं जिसमें हम जैव संवर्धन के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आप जो खेत पीछे खड़ा देख रहे हैं, ये मक्के का खेत है और मक्के में विशेष रूप से हमारा अनुसंधान कार्य, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान, ये 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन के मुख्य अंग होते हैं और प्रोटीन का शरीर की संरचना के विकास में और उसकी ऊर्जा में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन किस्मों में लाइसिन और ट्रिप्टोफान की मात्रा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही साथ एक दूसरा पोषक तत्व होता है जिसको हम प्रोविटामिन ए कहते हैं, और प्रोविटामिन ए की कमी अगर होती है तो रतौंधी, जो संध्या के समय न दिखने की बीमारी हो जाती है, और ख़ासकर जो गर्भवती माताएं हैं और छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी इस कुपोषण की वजह से काफ़ी शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं। तो ये जो हमारी किस्में जैव संवर्धित मक्के की किस्में बनाई गई हैं, इसमें प्रोविटामिन ए की मात्रा करीब करीब 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन होती है, जो सामान्य मक्के में मुश्किल से 1 से 2 ppm पाई जाती है। तो इसको अगर हम पोषण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करें, जो हमारी जैव संवर्धित किस्में हैं, तो कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें हमारे जो भोजन में आने वाले, प्रयोग में आने वाले जितने भोज्य पदार्थ हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो मोटे अनाज हैं, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इस तरह के चीज़ें जो हैं हमारे खाने की प्लेट से धीरे धीरे दूर होती चली गई, क्योंकि हमारा ज़्यादा जोर जो है स्वाद के ऊपर रहता है और पोषण के ऊपर कम। जबकि इन सारे अनाजों को हम न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्री सीरियल्स इनका नाम इसलिए दिया गया है कि इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर रूप में पाई जाती है।
पूषा संस्थान के अंदर हम यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन मोटे अनाजों की उन्नत किस्मों का विकास करें, जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जो अभी उपलब्ध है उससे और ज़्यादा बढ़ाई जाए। और आइए अब देखते हैं आज का ट्विटर प्लेट। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।